नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, पल्सेस क्रॉप, उनको डिटेल में आज के वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। आज के वीडियो से आपके एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपके जेट का एग्जाम हो, आईसीआर का एग्जाम हो, बीएचयू का हो, कृषि पर्यवेक्षक का हो, एओ, डबल एओ, आईबीपीएस, एएफओ, इसके अलावा आपके 11 ट्वेल्थ के अंदर सारी की सारी दलहनी फसलें आपकी दे रखी है। तो बिल्कुल डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, अगर वाकई में सीखना है, याद करना है, समझना है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, साथ में एक रजिस्टर ले लेना, नोट करते हुए चलना, क्योंकि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षाओं के लिए। तो बात करेंगे दलहनी फसलों की, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दलहनी फसलें होती क्या है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे। परिभाषा बहुत आसान है। कैसे? दलहनी फसलें, अरे दालें आप लोगों ने खाई होगी। दाल क्या होती है? तो वे फसलें जिनमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है उन्हें हम दलहनी फसलें बोलते हैं। बस यही परिभाषा है। जैसे हम बात करें कि सर अनाज क्या होते हैं, अब आप उदाहरण बता दोगे कि सर गेहूं है, धान है, ये अनाज है, बट परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा आसान है। वे फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपके अनाज कहलाते हैं। ऐसे हम बात करें तिलहनी फसलों की। अब तिलहनी फसलें क्या होती है? अरे जिनमें वसा, तेल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो आपकी तिलहनी फसलें होती है। तो ऐसे हम बात करने वाले हैं दलहनी फसलों की। जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं दलहनी फसलें क्या होती है, तो दलहनी फसलें पल्स क्रॉप्स, अगर आप देखोगे परिभाषा, दलहनी फसलें वे कृषि फसलें हैं जिन्हें बीन्स या दालें और मटर के बीजों के लिए उगाया जाता है और जिनके अंदर उच्च प्रोटीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और मिट्टी की उर्वरता सुधार करती है। आप जानते हो कि जो दलहनी फसलें होती है इनमें उच्च प्रोटीन पाया जाता है, प्लस इनकी जो जड़ें होती है, अरे आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, जो दलहनी फसलों की जो जड़ें होती है, इन जड़ों पर राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती है। और ये राइजोबियम ग्रंथियां क्या करती है? हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देती है, किसमें? NO3- नाइट्रेट में। तो दलहनी फसलें क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कहने का मतलब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करती है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दलहनी फसलों में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, अरहर है, उड़द है, मूंग है और मोट है। और क्या है? मोट शामिल हैं। तो ये फसलें बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सर दलहनी फसलों से क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे? आपके क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, तो आगे आने वाले 5 मिनट के अंदर अंदर याद करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि अगर आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हो तो आप लोगों को जितनी भी फसलें हैं उनके बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए, उनका परिवार आपको याद होना चाहिए, उनका ओरिजिन आपको याद होना चाहिए, उनके क्रोमोसोम नंबर आपको याद होना चाहिए, उनकी सीड रेट आपको याद होना चाहिए, उनकी उपज आपको याद होना चाहिए, उनमें कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट आते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए उसकी किस्में, क्योंकि क्वेश्चन आते आते हैं। जो पॉइंट मैंने बोले हैं ना, यहां से हर बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी सोल्व करवाऊंगा। बस आप देखते रहे, समझते रहे और कमेंट जरूर करें अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दलहनी फसलों की विशेषताएं क्या होती है। इंपोर्टेंस ऑफ पल्सेस क्रॉप, क्या विशेषताएं हैं? तो देखो 4 विशेषताएं हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आती है प्रोटीन उच्च मात्रा। जैसा कि मैंने बताया कि दलहनी फसलों में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। आप लोग जानते हो, कहते ना कि यार दाल खाया करो, विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, वो बिल्कुल सच है ना। तो देखो इधर
दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% तक होती है, जो उन्हें महत्वपूर्ण आहार स्रोत बनाती हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि प्रोटीन उच्च पाया जाता है, 20 से 25% प्रोटीन आपको मिलेगा। अगली विशेषता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देती है NO3- में। कहने का मतलब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ये इसकी क्या हो गई, दूसरी विशेषता हो गई। अगली थर्ड विशेषता आती है जलवायु की विविधता। जलवायु की विविधता मतलब क्या है, ध्यान दो। दलहनी फसलें विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। जैसे आप जानते हो कुछ दलहनी फसलें होती है जिन्हें हम खरीफ में उगाते हैं, कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम ग्रीष्म में उगाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जलवायु में इन फसलों को उगाया जा सकता है। अगली विशेषता देखो, पोषक तत्वों की पूर्ति। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जब दाल आप खाओगे तो आप जानते हो कि दालों में कई सारे प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, तो आपको अच्छे खासे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो याद रखना ये फसलें कई आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो अब तक हमने क्या देखा कि दलहन क्या होती है, दलहनी फसलें क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या है। 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। अब आगे जो पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा ध्यान भटकने मत देना, ध्यान बोर्ड पर बनाए रखना, तब जाके समझ में आएगा। और इतनी गारंटी देता हूं अगर पूरा फोकस आपका बोर्ड पर रहा तो इसी क्लास में आपको याद करवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दलहनी फसलों की। तो आपके टोटल यहां पर 7 दलहनी फसलें हैं। कितनी है, 7 दलहनी फसलें हैं। इनके बॉटनिकल नाम, इनका परिवार और इनका ओरिजिन आपको एक टेबल के माध्यम से याद करवाने वाला हूं। तो देखो यहां पर ये टेबल हमारे पास जो है इसमें हमने लिखा हुआ है एक में क्रॉप, एक में बॉटनिकल नेम, एक में ओरिजिन। और इस टेबल से आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। याद रखना सभी परीक्षाओं में इस टेबल से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखो कैसे, एक तरफ हमने लिखा हुआ है क्रॉप नेम, इधर हमारी दलहनी फसलें हैं। यहां हमने लिखा हुआ है बॉटनिकल नाम, वानस्पतिक नाम क्या होगा। और यहां हमने लिखा हुआ है ओरिजिन, उस फसल का उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। तो आओ देखो बालको, पूरा ध्यान बोर्ड पर बनाए रखना। पहले हम बात करेंगे चना। अब चने आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन 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 रुक जाओ, आपने कौन से चने खाए जरा बताओ मुझे। आपने छोले भटूरे वाले चने खाए हैं या देसी चने खाए हैं? क्योंकि चने भी 2 प्रकार के होते हैं और दोनों का बॉटनिकल नेम भी अलग अलग होता है। याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता है। नॉर्मल चने की बात करें तो साइसर एरेटिनम, क्या, अरे जिसको देसी चना बोलते हैं, भूरा चना बोलते हैं, उसका नाम है साइसर एरेटिनम, जो यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइसर एरेटिनम। लेकिन मैं बात करूं कि सर एक चना और आता है जिसको सफेद चना या काबुली चना बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। तो उसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, उसका होता है साइसर काबुलियम। जो आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको दलहन फसल पढ़ाऊंगा, चना पढ़ाऊंगा, तब डिटेल में बताऊंगा। बस इतना याद रखिए, उसका होता है साइसर काबुलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्रॉप आती है उड़द, जिसको बोलते हैं ब्लैक ग्राम, और इसका होता है विग्ना मूंगो। क्या होता है, विग्ना मूंगो। याद रखना, अब पीछे मूंगो लग रहा है तो कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होके इसको मूंग का नाम बता के आ जाते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। उड़द, विग्ना मूंगो। एंड सेकंड आता है मूंग, जिसको बोलते हैं विग्ना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, विग्ना रेडिएटा। तो कंफ्यूज मत होना, रेडिएटा मूंग के लिए है और मूंगो उड़द के लिए है। आगे बढ़ू, हाँ, ओरिजिन की बात करेंगे। एक बार में ओरिजिन ऐसे खटाक से याद हो जाएंगे आपको। बस फोकस बनाए रखना बोर्ड पे, क्योंकि क्लास लंबी चलने वाली है आपकी। और मैं तो ये कहूंगा जिन्होंने अब तक इस क्लास को शेयर नहीं किया ना, अधिक से अधिक शेयर कर दो फटाफट, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और वो अपने एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी कर पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है मोठ। मोठ की बात करें तो विग्ना एकोंटिफोलिया।
क्या होता है? विग्ना एकोन्टिफोलिया, याद रखना। अगला है मटर। अरे मटर का तो नाम बचपन में याद कर लिया होगा सर। बचपन में कब? अरे जब क्लास 10th में थे, मेंडल आपने पढ़ा होगा, तब की बात कर रहा हूं। तब याद किया था कि नहीं किया था? पाइसम सेटाइवम, बहुत आसान सा नाम है, तो ये तो ऑलरेडी आपको पहले से बोलो क्या याद है? बोलते रहा करो जहां बैठे हो वहीं से। अगला था लोबिया। लोबिया की बात करें तो विग्ना एंग्युकुलाटा, क्या होगा? विग्ना एंग्युकुलाटा, तो यह भी याद रखना, मॉट बीन का वैज्ञानिक नाम है। अगली दलहन हमारे पास आती है अरहर, और अरहर है केजेनस केजन। क्या होगा अरहर का? केजेनस केजन, केजेनस केजन। याद करने का देखो सिंपल फंडा है, ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं आती है कि आपको ऐसे घोल के पिला दिया और याद हो गई। याद करना है तो खुद को ही करना पड़ेगा। बस टेक्निक आप अपना सकते हो। जैसे जब भी आपके घर में अरहर की दाल बने, आप बोलो केजेनस केजनस, ठीक है ना? क्या बोलोगे? केजेनस केजन। आंखें बंद करके 3 बार बोलो केजेनस केजन, केजेनस केजन, केजेनस केजन, अरहर अरहर अरहर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। याद तो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए अब इन सब के ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि इनका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। तो देखो उत्पत्ति स्थान बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बस चना, चना अलग याद रखना। चना जो है इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया से। कहां से? चने का ओरिजिन है दक्षिण पश्चिम एशिया। पक्का याद हो जाएगा। अरे इसके बाद तो मजे ही मजे हैं। कैसे? देखो इधर उड़द की बात करो, आप मूंग की बात करो, मोठ की बात करो, मटर की बात करो, इन चारों का ओरिजिन इंडिया ही है। तो एक ही बार में याद हो गया ना? क्या क्या सर? एक बार और बोल दो। उड़द मूंग मोठ मटर। देखो उड़द मूंग मोठ मटर मतलब 3 म से स्टार्ट हो रहा है और एक यू से स्टार्ट हो रहा है, और ओरिजिन क्या होगा? इंडिया। अब बची 2, कौन? अरे लोबिया और अरहर। और लोबिया अरहर का ओरिजिन से में क्या? अफ्रीका याद कर लो। क्या याद कर लो? अफ्रीका याद कर लो, जिसमें ये भी आपको याद हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या आपको वानस्पतिक नाम इसके अलावा ओरिजिन याद करने में दिक्कत आई? नहीं आई। अरे तो एक और क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, जो आप लोगों को पहले से याद है। इन सभी फसलों का परिवार, कुल, फैमिली, बोलो 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 क्या होगा? अरे लेग्यूमिनेसी। क्या होगा? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, याद रखोगे? लेग्यूमिनेसी, जिनको हम लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूम क्रॉप। या फिर क्या याद रखोगे? बोलो फेबेसी। तो ये हमारे पास क्या हो गई? मैंने आपको अब तक सिर्फ और सिर्फ दलहनी फसलें क्या होती हैं, दलहनी फसलों की विशेषताएं, एंड बोलो उसके बाद एक टेबल जिसमें आपको बोटनिकल नेम, परिवार, ओरिजिन याद करवाया है। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। आगे बढ़े? पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब हम यहां पर डिटेल में एक एक फसल को पढ़ने वाले हैं। मतलब किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पहले ये भी जान लो। देखो जो फसलें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। कहां से? मतलब एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सर ये पॉइंट आपने ये लिखाया, हमने किसी गाइड में पॉइंट को ये पढ़ा। तो गाइड आपके गलत हो सकती है, बट एनसीईआरटी में जो डेटा है ना वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। आप चाहे 11th में हो या 12th में हो, या आप ग्रेजुएट हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिनके अंदर आपके एग्रोनॉमी आता है, जिनके अंदर आपके दलहनी फसलें आती है, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए हैं वो सब इस कंटेंट के अंदर से ही आए हैं, बाहर से नहीं आए हैं। और कंटेंट बहुत आसान है, तो पूरा फोकस वीडियो में बनाए रखना। चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन सी फसल हम लेंगे? यहाँ पे चना हम लेने वाले हैं। चने की खेती की बात हम करने वाले हैं। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में काफी ज्यादा आसानी होगी। देखो देखो देखो, ध्यान दीजिएगा, इधर पूरा है ना। बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ ग्राम, चने की खेती के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? चने की खेती। देखिए चने की फसल की बात करें तो चने की फसल को रबी ऋतु में उगाया जाता है, सर्दियों में हम उगाते हैं, इतना आपको याद होगा। तो यार ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये मैंने लिखे नहीं है बट वो याद रखना, क्योंकि रबी खरीफ कई बार पेपर में इतना आसान क्वेश्चन आता है ना
कि आप तो इनमें से जायद की फसल बताओ, रबी की फसल बताओ, खरीफ की बताओ, तो वो आपको बताना है, वो बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए। मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। देखो सबसे पहला पॉइंट, इसको कवर करने की कोशिश करना और याद करने की कोशिश करना, बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। क्या? सामान्य जानकारी। तो फोकस कीजिएगा सामान्य जानकारी पे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अदर नेम, कि जो चना है इसके अन्य और क्या क्या नाम हैं, अन्य किन किन नामों से इसे जाना जाता है। तो बाल को ध्यान दीजिए, इसे चिकपी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? चिकपी। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि चिकपी का वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो साइसर एरेटिनम होगा, और काबुली चने का पूछे तो साइसर काबुलियम। अगला आता है, इसको बोलते हैं बंगाल ग्राम। क्या बोलते हैं? अरे इसे बंगाल ग्राम के नाम से भी बोलो जानते हैं, और इसे इजिप्टियन पी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इजिप्टियन पी के नाम से भी जानते हैं। क्या इतना समझ में आया? चलिए अगला आता है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप। अरे बाल को मतलब क्या समझे? दलहनी, दलहनी फसलों, दलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा गया है। एग्रीकल्चर के अलावा जो अन्य परीक्षाएं होती है ना, उनके अंदर भी ऐसे राजा रानियों के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए। इसको किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। सर जब बात आएगी राजा की, तो क्या रानी नहीं लाएंगे? अरे वो तो आपको याद होगा ना, रानी किसे कहते, बोलो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर राजा की रानी कौन होगी, अरे तो मटर, जो मटर हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्यून। क्या कहा जाता है? क्यून ऑफ, क्यून ऑफ पल्स क्रॉप, है ना। कहने का मतलब है दलहनी फसलों की रानी मटर होगी और राजा चना होगा। बस चलो आगे बढ़ो, बात करेंगे बॉटनिकल नेम। तो वैज्ञानिक नाम होगा साइसर एरेटिनम। क्या होगा? साइसर एरेटिनम। चने दो प्रकार के, एक देसी एक काबुली। देसी साइसर एरेटिनम, काबुली साइसर काबुलियम। बस बहुत आसान। आगे देखो अगला परिवार। अरे तो परिवार तो आप, मैं कह रहा हूं आंख बंद करके अपने जमीर में बिठा लो कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं इनका परिवार लेग्यूमिनेसी और नया कुल फेबेसी, तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। और अनाज वाली ग्रेमिनी, वो भी पढ़ाऊंगा, बट पहले इनको पढ़ लो एक बार आप, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान। अब देखो यार, मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए। आसान कैसे किया? पहले टेबल के माध्यम से सब कुछ बता दिया, तो जो जो टेबल में बताया ना उनका आंसर गलत मत देना। आंसर सबको देने हैं, चाहे गलत दो या सही दो, लेकिन जहां बैठे हो ना वहीं बैठे बैठे अपने मन में सोच लो आंसर क्या होगा। देखो साउथ वेस्ट एशिया से इसका क्या माना गया? बाल को ओरिजिन माना गया। क्या माना गया? साउथ वेस्ट एशिया से ओरिजिन माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 16। किसमें? चने में। तो याद रखना, चने तो सबने खाए होंगे। चने कौन खाता है बोलो? अरे घोड़े खाते हैं चने, और उनके अंदर पावर आती है, ताकत आती है। देखा होगा आप लोगों ने, चने से बेसन बनाया जाता है और कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनकी बाद में बात करेंगे। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो पहले कोशिश करना कि ये जो नंबर 1 है, जो सामान्य जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से याद कर लो। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा। अगला आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए। चने से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखो इधर महत्वपूर्ण पॉइंट किसके? चने के। इसका जो फल होता है, अब आपने देखा होगा कि चना है एक ऐसे पोड पली के अंदर आता है, जिसमें 2 चने भी होते हैं, एक भी होता है जिसमें 2 है उसका उत्पादन ज्यादा होगा, जिसमें एक है उसका उत्पादन कम होगा। तो इसके फल को क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन आता है, तो इसके फल को बोलते हैं पोड। क्या बोलते हैं? पोड बोलेंगे। बोलो याद रखोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इन्फ्लोरेंसेस जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेसिम। क्या बोलते हैं? रेसिम बोलते हैं। ये भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहां पे अगला क्वेश्चन आता है, इसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट कहने का मतलब है इसमें कौन से पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। तो रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर कहने का मतलब है इसमें प्रोटीन
और फाइबर आपको अच्छा खासा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, यह राजस्थान, इस पर और मैं ये कहता हूं आपके पास जितने स्टार हो ना, 2-3 जितने भी हो लगा लेना, और कम से कम 3 स्टार लगाने हैं, क्योंकि पहले भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, यह राजस्थान की रबी की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी की दलहनी फसल कौन सी है? कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? साइसर एरिटिनम, चना होगा, चना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसकी जो पत्तियां होती है, पत्तियां खट्टी लगती है, खाई है आप लोगों ने? चने की पत्तियां जो है स्टार्टिंग में सब्जी बना के भी खाते हैं गांव में लोग, तो उनमें थोड़ा सा खटास आता है। तो खटास किसकी वजह से आता है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो भूल मत जाना, याद रखना क्या होगा? मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दो अम्ल हैं जिनकी वजह से चने की पत्तियों में खटास आप लोगों को देखने को मिलेगा, और पत्तियों में मैलिक अम्ल होता है 90 से 96%, और ऑक्जेलिक होता है 4 से 10%। बोलो याद रखोगे ना? चलो आगे बढ़ेंगे। परागण कौन सा होता है चने में? तो ये स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, और ये कई बार, मैं तो ये कह रहा हूं कि जेट में तो कई बार आया हुआ है, कृषि पर्यवेक्षक में भी कई बार पूछा गया है, और आपके 11th-12th में भी आ जाता है कि निपिंग क्या होती है, टॉपिंग क्या होता है। तो देखो बड़े प्यार से समझना, निपिंग 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 टॉपिंग। पहले समझो कि निपिंग क्या होती है। क्वेश्चन ये आता है कि निपिंग क्रिया कौन सी फसल में होती है, तो आंसर क्या जाएगा? सर चने में होती है, चने में। अब होती क्या है? अरे जब चने की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है बाल को, तो उस समय पे चने की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं, इनको ऐसे हाथ से ऐसे चुटा लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है सर? इसलिए तोड़ा जाता है ताकि और अधिक से अधिक शाखाओं की फुटान हो और उत्पादन अधिक से अधिक हो, इसीलिए उनकी ऊपरी पत्तियों को ही चुटाई कर ली जाती है, उनको तोड़ लिया जाता है, और बाल को, इस क्रिया को चने में निपिंग या टोपिंग कहा जाता है, और ये 35 दिनों के बाद की जाती है। क्या सर यही एक तरीका है? अरे नहीं, और भी तरीके हैं। कौन सा तरीका? पता है गांव में क्या करते हैं कि चने की फसल होती है ना, चने की फसल, उसमें 30 से 35 दिन के बाद बकरियां या भेड़ है ना, ओविसेरीज के प्राइकस, इनको छोड़ दिया जाता है, और जैसे ही इनको छोड़ा जाता है तो ये बकरियां बड़े मजे से स्वाद ले लेके ऊपरी सारी पत्तियों को खा जाती है, और किसान का क्या काम हो जाता है? निपिंग क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है? निपिंग। तो याद रखना, निपिंग किससे संबंधित है? चने से संबंधित है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। कब करते हैं? तो 30 से 35 दिनों के बाद करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला कौन सा था बोलो? बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। उसके बाद दूसरा हमने देखा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे चलो थर्ड। देखो, देखिएगा देखिएगा, फोकस बोर्ड पे है ना, मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर मत हटने देना, ध्यान बनाए रखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा जो रिलेटेड है किससे? ये है हमारे पास क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। जलवायु और मिट्टी कैसी होना चाहिए चने की फसल के लिए? जलवायु और मिट्टी। तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं जलवायु की, तो जलवायु चने के लिए चाहिए ठंडी व शुष्क। सर ऐसे क्वेश्चन के आंसर कई बार हमसे गलत हो जाते हैं, तो भाई बेटा ऐसा क्यों होता है? होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाना होता है, और इनका आंसर हमें पहले से याद होता है। सही कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। कैसे पता लगेगा? एक बात बताओ, चना कब उगाते हो? सर्दियों में उगाते हो। उस समय जलवायु कैसी होती है? ठंडी होती है, ठंडी और शुष्क। तो आंसर निकल के आ गया ठंडी और शुष्क। क्लियर है? बात करेंगे तापमान, टेम्परेचर। तो जर्मिनेशन के लिए चने में मुझे 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए? 15 से 25। और ग्रोथ, वृद्धि के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। सर ये भी तो लफड़ा है कि तापमान भी तो हम याद नहीं कर पाते। ये भी बहुत आसान है। तापमान कम कब होगा? भाई चने की बुआई आप अक्टूबर में करते हो, अक्टूबर नवंबर, उस समय तापमान ऑलरेडी हमारा कितना होता है? 15 से 25। उसके बाद असली ग्रोथ कब होती है इसकी? आपके फरवरी के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उस समय तापमान आपका होना चाहिए। आगे देखेंगे सॉइल टाइप, मिट्टी का प्रकार। चने की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है? तो ऑल ड्रेनेज है ना, वेल ड्रेनेज सॉइल की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी हमें चाहिए। वह ढेले युक्त भूमि चाहिए, मतलब जिनमें
जल निकास होता हो। ज्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो चने की फसल गल जाएगी, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो जल निकास वाली दोमट भूमि की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच होना चाहिए 6 से लेकर 7.5, इसके लिए पीएच होना चाहिए। अगर आपको डेटा नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करना। और देखो आजकल ऑनलाइन चीजें हैं, कई सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है, जैसे वीडियो को पीछे लेके वापस दोबारा देख लो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपके लिए क्यूज अवेलेबल करवाई जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो समझते हुए चलना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला पॉइंट आता है फोर्थ, और ये फोर्थ पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, चने का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने बताया था कि दो प्रकार के चने हैं। कौन कौन से दो प्रकार के चने हैं? एक तो आता है देसी चना। कौन सा? देसी, जिसको हमने क्या बोला? साइसर एरेटिनम बोला। क्या बोला? साइसर एरेटिनम। दूसरा हमारे पास आता है काबुली चना, जिसको हमने बोला साइसर काबुली। क्या बोला? साइसर काबुली। तो दोनों याद रखने हैं आपको, इतना ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि देसी चना जो होता है, इसी को भूरा चना कहा जाता है, और इसका नाम है साइसर एरेटिनम। क्या नाम है? साइसर एरेटिनम। बात करेंगे सीड इंडेक्स। सर सीड इंडेक्स क्या होता है? हमने टेस्ट वेट तो सुना है। टेस्ट वेट क्या होता है? परीक्षण भार। 1000 दानों का भार परीक्षण भार कहलाता है, टेस्ट वेट। बट सीड इंडेक्स क्या होता है? तो जो मोटे दाने वाली फसलें होती है ना, उनका टेस्ट वेट ना होके उनका सीड इंडेक्स होता है। तो याद रखना, सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 दानों का भार। कितने दानों का भार? 100 दानों। 100 दानों का जो भार होता है उसे बोलते हैं सीड इंडेक्स। और याद रखना, जो आपके देसी चना है, इसका सीड इंडेक्स होता है 17 से 26 ग्राम। कितना? 17 से 26 ग्राम, मतलब 100 दानों का वजन होगा 17 से 26 ग्राम। कौन से चने की बात है? देसी चने की, भूरे चने की, साइसर एरेटिनम की। बात करेंगे काबुली चना, तो काबुली चने का वानस्पतिक नाम साइसर काबुलिम। इसके अलावा सीड इंडेक्स इसका होता है 26 से 45 ग्राम। सर इसका ज्यादा कैसे होगा? यार आप जानते हो कि जो काबुली चना होता है ये बड़ा होता है, साइज में सफेद होता है, मोटा होता है, इसका वजन भी ज्यादा होगा। तो 100 दाने अगर आप लोगे तो उसका वेट आपको ज्यादा मिलेगा। कितना? 26 से 45। और स्टार लगा लेना, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पे हम बातें हैं, और फिफ्थ है हमारा वेराइटीज एंड सीड सिलेक्शन, प्रजातियां और बीज चयन। भाई चने की किस्में तो याद करनी पड़ेगी, बीज दर याद करनी पड़ेगी, तो यहां से भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो आओ देखो, बहुत आसान है। किस्में दो हैं, एक तो देसी और एक काबुली। भाई आपने देखा कि चने दो प्रकार के, एक होता है देसी और एक होता है काबुली। अगर देसी चने की किस्मों की मैं बात करूं, इनकी भी मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपको दे दूं, लो बेटा सुबह और शाम को एक एक ले लेना, पानी पी लेना, खाना खाने के बाद लेना है, याद हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। ये किस्में हैं, किस्में, और किस्में याद करनी पड़ेगी। तरीका क्या है? रजिस्टर में बिना देखे लिखो, बार बार लिखो, 10 बार लिखो, महीने में 2 बार तो रिवाइज करो, तब जाके याद होगी, नहीं तो भूल जाओगे। देखो सीधा सा फंडा है, अगर वाकई में पेपर फाइट करना है तो याद करना पड़ेगा। देसी चने अलग हैं, काबुली अलग हैं। तो देखो देसी चनों की किस्में हैं C235, C235, RS10 और RS11। तो देखो दो तो नाम आसान है, RS10 और RS11। फिर आता है RSG888, जिसको अनुभव भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुभव किसकी किस्म है? तो चने की किस्में। GNG 1958, जिसको हम क्या बोलते हैं? मरुधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुधर। इसके अलावा पूसा 256, यह आपको याद रखना है। राधे राधे, है ना, राधे किस्म किसकी है बोलो? चने की है, देसी चने की। पूसा 209,
ये भी किसकी है, देसी चने की है। इसके अलावा अपर्णा, और अपर्णा से क्वेश्चन आया हुआ है रे बाल को, तो याद रखना देसी चने की किस्म है, ठीक है। अब बात करेंगे काबुली। काबुली चने की है गौरव। हाँ, आप में से हो सकता है कोई गौरव हो, तो गौरव किसकी किस्म है, काबुली चने की है। इसके अलावा सदाबहार, अरे हमेशा ही लोग छोले भटूरे खाना पसंद करते हैं, तो सदाबहार याद रखना काबुली चने की है। गिरनार K4 और K5 है ना, जैसे यहां देखा आपने RS10 RS11 देसी, ऐसे यहाँ K4 और K5 आपके कौन है, काबुली चना है। इसके अलावा C104, जैसे आपने यहां देखा C235, ऐसे यहां है C104, फिर L550, ये आपके काबुली चने की क्या हो गई, किसमें हो गई। देखो, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अभी तो सिर्फ एक दलहनी फसल चल रही है जिसका नाम है चना, और वीडियो में कंटेंट में आप देख पा रहे हो कि कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो फालतू हो। फालतू का मतलब समझते हो ना, एज अ थ्योरी या रामायण, जहां से आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बालको, तो अच्छे से याद करना, समझते हुए चलना, क्योंकि कंटेंट ही है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, अगला हम लेने वाले हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर नहीं, अभी हमारा वही चलेगा 5th, क्योंकि हमारे सीड रेट उसके अंदर बाकी है अभी। तो देखो, बात करते हैं कि चने की फसल के लिए बीज दर कितनी लेंगे। तो देखो, चने की फसल के लिए अगर बीज दर की बात करें तो 75 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर लूंगा, और इस पर आप स्टार लगा लेना, क्योंकि बीज दर भी कई बार पूछी गई है। बीज उपचार आप करोगे है ना, देखो मैं बोलूं या नहीं बोलूं, हमेशा फसल कोई सी भी हो, बीजो उपचार तो करना ही करना है, क्योंकि बीजो उपचार करने के कहीं ज्यादा फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं, फफूंद नहीं लगेगी, इंसेक्ट नहीं लगेंगे, रोग नहीं लगेंगे, इसीलिए हमें पहले ही बीजो उपचार करना चाहिए। कहीं दिनों तक खेत में दाना पड़ा रहता है, बीजो उपचारित अगर हमने किया है तो कोई नहीं खाएगा उसको, नहीं किया है तो फफूंद, जीवाणु, पशु पक्षी सब खा जाएंगे और बीज उग ही नहीं पाएगा, जर्मिनेशन लॉस आएगा। 100 दाने लगाए थे, 50 उगे, 50 को पक्षी खा गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बीजोपचार जरूर करना है, आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करें, 2 ग्राम प्रति किलो सीड के लिए आप ले सकते हो। इसके अलावा सोविंग टाइम की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में, कब बीजों की बुआई कब करोगे, तो अक्टूबर नवंबर में हमें चने की बीजों की बुआई करनी है। डेप्थ कितनी रखेंगे, तो 5 से 7 सेंटीमीटर रखेंगे, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है वहां पर आप डेप्थ और ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि जल्दी अगर नमी सूखेगी तो चना उग नहीं पाएगा। चना अंकुरित होता है, जानते हो ना कब अंकुरित होता है, जब पानी में होता है वो, ठीक है ना। तो याद रखना, जब वो अंकुरित होगा तभी वो उगेगा, बिना अंकुरण के उग ही नहीं पाएगा। तो अंकुरण के लिए नमी तो चाहिए, तो इसीलिए 5 से 7 सेंटीमीटर की डेप्थ पे आपको रखना है, ऊपर नहीं रखना है। ज्यादा रखोगे तो काम चलेगा, ऊपर रखोगे तो काम नहीं चलेगा, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला 6 पॉइंट आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, बाल को खाद और उर्वरक। तो देखो, 1 महीने पहले, चने की बुआई के 1 महीने पहले आपको 10 टन कंपोस्ट और आपको 10 टन जो खाद है, अच्छी सड़ी हुई जो खाद है गोबर की, ये आपको खेत में डालना है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजर की बात करूं अगर मैं, तो नाइट्रोजन 20 किलो और फॉस्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डालोगे। नाइट्रोजन 20 किलो और इसके अलावा फॉस्फोरस की बात करें तो 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके फर्टिलाइजर भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाले से बचाने के लिए, देखो सर्दियों की फसल है, पाला लग जाता है, तो पाले से बचाने के लिए आप गंधक, गंधक मतलब H2SO4, सल्फर, सल्फर, तो 0.1% सल्फर का क्या करें आप, छिड़काव करें। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि चने की फसल को पाले से बचाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, तो H2SO4 सल्फर का, और डोज कितनी है, 0.1%। याद रखोगे ना। आगे बढ़ू, समझ में तो आ रहा है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहां पर हम पॉइंट नंबर 7, और मैं कहूंगा कि पॉइंट नंबर 7 सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी हमने लिखा हुआ है। तो देखो, इरिगेशन, देखो चने में ऐसा है कि अगर आप 1-2 सिंचाई कर दोगे ना तब भी काम चल जाएगा, नहीं करोगे, पहले अच्छी खासी बारिश हुई थी खरीफ में तब भी काम आपका चल जाएगा,
क्योंकि गेहूं की फसल में आप चने को मतलब पहले जिसमें आपने धान किया था उसमें आप चना लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो फ्रीक्वेंसी 2 से 3 इरिगेशन ड्यूरिंग ग्रोथ, कहने का मतलब है वृद्धि के दौरान, जब आपकी फसल के अंदर फूल बनने लगे उस समय आप सिंचाई कर दो, तो 2 से मतलब 1 से 2 सिंचाई कर दोगे जिसमें आपकी फसल पक जाएगी। इसके अलावा आता है वीड कंट्रोल, और ये इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हो कई सारे खरपतवार उगते हैं, कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन वो सब नहीं लिखा है मैंने, वही लिखा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन आता है कि चने का मुख्य खरपतवार कौन सा है, तो याद रखना प्याजी। जो प्याजी है ये चने का मुख्य खरपतवार है, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बाल को याद रखना। और कंट्रोल के लिए पेंडेमिथेलिन 30 EC, या फिर आप क्या लोगे फ्लूक्लोरेलिन, जिसको लासो भी बोलते हैं, इसको आप 600 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के लिए आप छिड़काव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेस्ट मैनेजमेंट, कीट नियंत्रण। तो देखो चने में फली छेदक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है चने का, आप जानते हो कि चने की फसल में इल्लियां लग जाती है। क्या लग जाती है? इल्लियां। और इल्लियां ही तो सबसे खतरनाक कीट है चने का। और इसके लिए कौन सी दवाई का स्प्रे करते हो? एक एक बच्चे को मुझे पता है मुख्य जबानी याद होगा, और ये परीक्षा में पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो चने की जो फली छेदक है ना इल्ली, इसका नाम है एक तो साइंटिफिक हेलिकोवर्पा आर्जी जेरा, ठीक है ना, आर्मी जेरा, हेलिकोवर्पा और आर्मी जेरा, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया है। और कंट्रोल के लिए मोनोक्रोटोपास का स्प्रे हमें करना है, कितना? वही 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के लिए आप स्प्रे कर सकते हो। ये डोज बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं। तो देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो चने का मुख्य जो कीट है वो है फली छेदक, साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, मोनोक्रोटोपास इसके कंट्रोल के लिए। दूसरा आता है कीट कटवर्म, और कटवर्म के नियंत्रण के लिए मिथाइल पेराथियान का स्प्रे आपको करना है। किसका करना है? मिथाइल पेराथियान का स्प्रे आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 10। और पॉइंट नंबर 10 में हम बात करने वाले हैं बालकों किसकी? डिजीज मैनेजमेंट की, रोग प्रबंधन की। तो देखो उक्टा, विल्ट, जो विल्ट है चने का, उक्टा जो रोग है ये किसकी वजह से होता है? कवक है एक जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। क्या नाम है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। और इसके कंट्रोल के लिए हमें बीज को पहले ही ट्राइकोडर्मा से क्या करना है? बीजोपचारित करना है। अगर आप बीजोपचारित करोगे तो उक्टा रोग आपकी फसल में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग, कटाई। तो कटाई तो आप जानते हो यार, कब करोगे? जब चने पक जाएंगे, नमी कम हो जाएगी, सूख जाएंगे, दाने अच्छे से आवाज आने लग जाएगी, उस समय आपको कटाई करनी है। तो देखो समय 120 से 150 दिन में आप, है ना, कहने का मतलब है जब आपने बीजों की बुआई की तो बुआई करने के 120 से 150 दिन बाद आप चने की फसल की कटाई कर सकते हो। इसके अलावा उत्पादकता आता है जो इंपॉर्टेंट है। उत्पादकता में देखो आपको इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड दोनों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंचित क्षेत्रों में जहां पे सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है वहां पर इसका उपज होगा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितना बाल को? 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा मैं बात करूं नॉन इरिगेटेड असिंचित क्षेत्र की, तो असिंचित क्षेत्र यार पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो उत्पादन कम होगा कि ज्यादा? सर कम होगा। तो कितना कम होगा? ये होगा 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अरे कितना होगा? 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। याद रखोगे ना? बोलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एरिया प्रोडक्शन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू 2023-24, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है जो अब तक आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाया होगा, तो बड़े ध्यान से समझना और अलग से नोट कर लेना रजिस्टर में। अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन तो राजस्थान में, और राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो चना है, चने की पूरी फसल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और चने से जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं
जो पढ़ाया है इसी के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि मैंने कोई भी ज्यादा थ्योरी आपको नहीं बताई है, पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की है, और टोटल करीबन करीबन 13 पॉइंट के अंदर इस फसल को हमने फिनिश कर लिया है। अब ऐसे हमारे पास 6 फसलें और हैं। हाँ बिल्कुल, इसी क्लास में चलेगा कंटिन्यू। बस मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं, अगर आपको भी तब तक कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए भाई, है ना, अभी हमने बात की है चने की फसल की। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चने की फसल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, अगली दलहनी फसल हम लेने वाले हैं जिसका नाम है उड़द ब्लैक ग्राम। कहने का मतलब समझ गए ना किसकी बात कर रहे हैं, उड़द की फसल। तो आओ देखो उड़द की फसल, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। और बस यार, है ना, समझते हुए चलना, क्योंकि मैन इंपॉर्टेंट समझना है आपका। ठीक है, तो देखो, कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक ग्राम उड़द की खेती, सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मेट हमारा वही है। पहले बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में कोई भी फसल होती है तो उनके अन्य नाम, उनका वानस्पतिक नाम, परिवार, ऑरिजन, क्रोमोसोम नंबर, यह आपको मैं बताने वाला हूं। और इस पे फोकस करना, क्योंकि अधिकतर जो आपके एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये 4 पॉइंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिएगा, बात करेंगे अन्य नाम, तो उड़द बोलते हैं इसे, उड़द की दाल आपने खाई होगी, है ना, तो उड़द की दाल। उसके अलावा ब्लैक ग्राम, काले रंग का होता है ना, जैसे ग्रीन ग्राम मूंग होता है, वैसे ब्लैक ग्राम उड़द होता है। और इसको बाल को ब्लैक लेंटिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिल, मतलब मसूर, जानते हो ना, ऐसे इसको ब्लैक लेंटिल के नाम से भी हम जानते हैं। बात करेंगे वैज्ञानिक नाम, तो यार वो टेबल किस काम आई थी हमारी, टेबल इसीलिए तो बताई थी ताकि आप पहले ही बोल दो, अरे मन में बोल देना जहां भी हो, ठीक है ना, विग्ना मुंगो। अब रिपीट करेंगे, चने का क्या था, साइसर एरेटिनम। ठीक है, उड़द का क्या देखा हमने, बोलो, विग्ना मुंगो। और मूंग का क्या है, विग्ना रेडिएटा। तो कंफ्यूज मत होना, ये नाम ही है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परिवार, फेबेसी लेग्यूमिनेसी। सर ये तो आंख बंद करके याद है, सभी दलहनी फसलों का परिवार लेग्यूमिनेसी होगा, और इनकी जड़ों में राइजोबियम ग्रंथियां देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ऑरिजन, इसका ऑरिजन क्या होगा, इंडिया, भारत। तो याद रखना, मूल स्थान इसका भारत है। और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22, क्या होगा, 2n बराबर 22, आपको याद रखना है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है। अगला हमारे पास आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। वापस वही, एक बात बताओ, इसमें क्या बनता है, फली बनती है ना यार, उड़द की फलियां आपने देखी होगी, अभी मिल जाएगी आपको खेतों में अगर आप जाओगे तो। ठीक है, तो देखो, इसके फलियों को, है ना, मतलब फ्रूट क्या हो गया, पोड हो गया इसका। और हम बात करें प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है 24%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। तो उड़द में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, 24 है, जो आप याद रखोगे। आगे बढ़िएगा, अगर हम बात करें क्लाइमेट की कि इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, तो देखिएगा, इसके लिए जलवायु की अगर मैं बात करूं यहां पर, क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिएगा, तापमान, जलवायु, ये बारिश वाला मौसम है ना, मतलब गर्म वार्म जलवायु किसके लिए रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। दूसरा, बात करें जर्मिनेशन के लिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, और वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। मिट्टी की बात करें तो अच्छी जल निकास वाली बलुई मिट्टी हमें चाहिए। क्या चाहिए, अच्छी जल निकास वाली बलुई मिट्टी हमें चाहिए। इसके अलावा सॉइल का पीएच 6 से लेकर 7.5 होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़िएगा, फोर्थ पे स्टार लगा लेना। देखो, वेराइटीज एंड सीड सिलेक्शन, प्रजातियां और बीज का चयन, अगर मैं बात करूं किस्में, तो देखिएगा, किस्में कहीं सारी है यार, कहीं सारी किस्में हैं, लेकिन वही किस्में लिखी हुई है जहां से पहले क्वेश्चन आया हुआ है और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखो, पहली किस्म आती है U19, याद रखोगे। अगली T9, और T9 से तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा PDU1 और PU31 और VL 129। तो ये आपके क्या हो गई, बोलो, उड़द की इंपोर्टेंट किस्में हैं जो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। आगे बढ़िएगा, सीड रेट, देखो, सीड रेट से जेट में एक बार क्वेश्चन आया कि कोटा क्षेत्र के लिए बीज दर कितनी चाहिए और सामान्य कितनी चाहिए, तो दोनों अलग अलग है। अगर मैं कोटा रीजन की बात करूं तो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए मुझे। कितने चाहिए,
15 से 20 किलो। ये अगर हम बात करें एजुकेशनल सिटी कोटा, जहां से क्लास आपके अभी चल रही है, 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल सामान्य के लिए 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको चाहिए। दोनों में अंतर है, कोटा के लिए ज्यादा चाहिए, सामान्य नॉर्मल हमें 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार, तो राइजोबियम कल्चर 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से आपको कल्चर करना ही करना है। आगे ध्यान दीजिएगा। सोविंग कब करेंगे, तो जून टू जुलाई में हम क्या कर देंगे, बुआई कर देंगे। इसके अलावा डेप्थ है ना, तो 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे, ज्यादा डेप्थ में नहीं डालना, बीज नहीं उगेगा, याद रखना। और दूरी की बात करें तो अगर हम बात करें पंक्ति टू पंक्ति, लाइन टू लाइन, तो 30 सेंटीमीटर आप रख सकते हो, बट 30 से 45 तक भी चलेगा। इसके अलावा बात करें पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट, तो 10 सेंटीमीटर। मतलब आप चाहो तो इसे 30 गुणा 10 आप लिख सकते हो। सर ये कैसे, ये गणित में समझ में नहीं, अरे बाल को R इंटू पी लिखो ना आप। अब देखो समझ में आया, ये मैंने वैल्यू बताई है, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है हमारे पास खाद व उर्वरक। अगर खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें तो देखो, बुआई पहले 10 टन FYM आप जरूर डालें। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, गोबर की खाद जो भी है वो तो जमीन में जरूर डाले। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे आपके मृदा की जल निकास क्षमता और जीवाणुओं के लिए, जो लाभदायक जीव हैं उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है ये खाद। तो अच्छी सड़ी हुई खाद आपको डाल देना है। अब बात करेंगे NPK की, तो NPK आप कुछ इस तरीके से लिखो, NPK। ठीक है, अब देखिएगा NPK की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन 20 किलो हम लेंगे, इसके अलावा फॉस्फोरस 60 किलो हम लेंगे, और पोटास 30 किलो हम लेंगे। और ये जो डेटा है ये आपके किस में है, प्रति हेक्टेयर में है। तो याद रखना, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन 20, फॉस्फोरस 60 और पोटास 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना है। देन इसके अलावा इंटरकल्चर ऑपरेशन, इंटरकल्चर ऑपरेशन क्या होते हैं, अरे निराई गुड़ाई करना। तो निराई गुड़ाई आवश्यकता होने पर, अगर खरपतवार हैं, जमीन कम है, तो आप निराई गुड़ाई जरूर करें, हाथ से उखाड़ के फेंक दे, कुदाली का प्रयोग आप करें। लेकिन सर आजकल ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर मजदूर मिलते नहीं है और समय ज्यादा लगता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट। भाई निराई गुड़ाई क्यों करते हैं, 2 रीजन है। कौन कौन से, पहला रीजन है कि खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। दूसरा रीजन है कि वायु के अंदर आपके जो पोर स्पेस हैं वो अच्छे खासे हो जाते हैं, तो जल अवशोषण अच्छे से हो पाता है और पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। बट आजकल हमने इंटरकल्चर ऑपरेशन, निराई गुड़ाई करना बंद कर दिया है, डायरेक्ट हम वीड कंट्रोल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, तो घास नियंत्रण के लिए रेगुलर आप क्या करें, मैंने बताया हाथ से उखाड़ के फेंक दो या निराई गुड़ाई करो 25 से 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, दूसरी आप 40 से 45 दिन बाद। वीड कंट्रोल के लिए आप प्री इमरजेंस पूर्व, अंकुरण पूर्व, आप पेंडिमिथेलिन 3 लीटर या एलाक्लोर 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो, ताकि आपके खेत में पहले से ही खरपतवार नहीं उगेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, जो खरपतवार होते हैं ना, वीडिसाइड, इनका प्रयोग हम 3 तरीके से करते हैं। कैसे, एक तो बुआई पूर्व, और एक बुआई के बाद बट अंकुरण से पहले, और एक बुआई के बाद जब आपके फसल खड़ी हो जाती है 20-25 दिनों में। तो 3 मेथड होते हैं। अगर आप आगे वाले जो 2 मेथड हैं प्री इमरजेंस वाले, अगर इनको अपनाते हो तो आपके खेत में पहले से ही खरपतवार नहीं उगेंगे। तो याद रखना, दवाई याद रखना, पेंडामिथेलिन और एलाक्लोर इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि दलहनी फसलों में वीड कंट्रोल के लिए किसका स्प्रे किया जाता है छिड़काव, तो पेंडामिथेलिन या एलाक्लोर, याद रखोगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आता है पेस्ट मैनेजमेंट का, कीट नियंत्रण और डिजीज। तो ध्यान दीजिए, देखो एफिड मक्खियां देखने को मिलेगी, है ना, एफिड मच्छर आपके, है ना। इसके अलावा पल्स बीटल, तो दोनों के लिए आप क्या करें, कीटाणुनाशक या साबुन या नीम का तेल, आप इनका एक तरीके से स्प्रे आप करवा सकते हो। इसके अलावा साइपरमेथिन और एंडोसल्फान, इस पर स्टार लगाना, साइपरमेथिन और एंडोसल्फान का स्प्रे करवाए। इसके अलावा डिजीज के लिए पाउडरी मिल्ड्यू इसमें लगता है, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमें सल्फर 20 किलो प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करना है। ये इंपॉर्टेंट है सल्फर, ठीक है ना। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर कितना, 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें क्या कर देना है, स्प्रे कर देना है। आगे बढ़िएगा,
और अगला पॉइंट हमारे पास आता है हार्वेस्टिंग। तो 90 से 120 दिनों के बाद हमें हार्वेस्ट करना है। देखो हार्वेस्ट वाला पॉइंट क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो आपके 11th के लिए, 12th के लिए, कृषि पर्यवेक्षक के लिए, जेट के लिए, एमपी पेट के लिए, सीजी पेट के लिए, यूपी गेटेट के लिए, बीएचयू के लिए, एएफओ, आईबीपीएस, एएफओ, इसके अलावा आपकी जो अन्य एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना। और बात करें उत्पादकता, इल्ड, उपज कितनी प्राप्त होगी, तो याद रखना उड़द से आपको 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको प्राप्त होने वाली है 1 हेक्टेयर से। और एरिया एंड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2023-24 के अनुसार सबसे ज्यादा एमपी, मध्य प्रदेश, देन इसके बाद महाराष्ट्र, देन इसके बाद यूपी, आप याद रखना। तो यह आपके दूसरी फसल भी यहां पर कंप्लीट होती है। देखो पहली फसल कौन सी, चने, आपने देखे चने के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। दूसरी फसल हमने बात की किसकी, उड़द की। एंड थर्ड हम बात करने वाले हैं, बोलो किसकी, देखो अगली फसल हमारे पास आती है जिसका नाम है मूंग। और मूंग भी आपके इंपोर्टेंट है। सारी की सारी दलहनी फसलें आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। याद रखना ये वीडियो अगर देख लिया ना किसी ने, मजे ही मजे हैं। कैसे, दलहनी फसलों से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए बात करेंगे किसकी, मूंग की। मूंग की खेती, क्या आप लोग करते हो मूंग की खेती? चलिए करते हो, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन ग्राम मूंग। तो वही सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में अदर नेम इंपोर्टेंट है। क्या बोलेंगे, बोलो इसको मूंग बीन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं, और हिंदी में इसको मूंग की दाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिचड़ी में भी डालते हैं, ठीक है ना। तो मूंग दाल। आगे बढ़िएगा, वानस्पतिक नाम आपने याद किया क्या, विग्ना रेडिएटा। वापस याद दिलाता हूं बाल को, देखिए चना साइसर रेटिनम, साइसर काबुली। उसके बाद उड़द की बात की, उड़द ब्लैक ग्राम, बोलो क्या होगा उसका, विग्ना मूंगो। देन अब हम बात करें मूंग की, और मूंग का क्या है, विग्ना रेडिएटा। क्या है, विग्ना रेडिएटा। और परिवार आंख बंद करके बता दो, लेग्यूमिनेशी। सर ये तो हमने अच्छे से हमारे रगों रगों में दौड़ रहा है, याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिन इंडिया होगा, क्या होगा, इंडिया होगा, भारत होगा। और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22 आप याद रखोगे। देखो बहुत आसान है, अभी देखना फास्ट वे में हम चलेंगे और फटाफट याद हो जाएगा आपको। बस देखो कोई भी अगर कोई भी चीज आपको पढ़नी है, याद करना है, फॉर्मेट बनाओ, तरीके बनाओ, उससे याद करो। अभी देखो मैंने जो पूरे के पूरे आपके नोट्स है ना, इनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्लाइमेट, सीड रेट, सीड सिलेक्शन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, डिजीज, पेस्ट कंट्रोल, वीड एंड इल्ड। तो हमें कहने का मतलब है टारगेट ओनली 10-11 पॉइंट पे करना है, जिससे होगा क्या कि सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे। अरे आपके जेट का सिलेबस भी देखोगे ना, उसमें भी सीधा सीधा लिखा हुआ है जितनी आपकी फसलें हैं उनके लिए आपको 11 पॉइंट याद करने ही पड़ेंगे, 11 से 13, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है। तो आओ देखो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने देखी, अब बात करेंगे इंपोर्टेंट। तो इस पे स्टार लगा लेना। राजस्थान में खरीफ की दालों में मूंग सबसे अधिक लोकप्रिय है। देखो खरीफ में सबसे अधिक जो लोकप्रिय है ये क्या है, मूंग की दाल। इसके अलावा इसमें भी फलियां आती है, तो फ्रूट इसका क्या हो गया, फल क्या हो गया, पोड, फलियां बनती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात करें तो प्रोटीन कितना होगा, 25% होगा। अब देखो यार अगर मैं बात करूं उड़द, है ना, मतलब उड़द, तो उड़द में था 24%, और हमने यहाँ पे किसकी बात की, मूंग, और मूंग में कितना हो गया, 25% हो गया। तो आसान है, आसानी से याद हो जाएगा, बस फोकस बोर्ड पे बना है, रखे और याद करते हुए चले, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से आना, वैसे बहुत अच्छे से जूम कर दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। बात करें क्लाइमेट की तो देखिए जलवायु चाहिए वर्षा व ग्रीष्मकालीन। देखो आपने देखा होगा कि मूंग की खेती गर्मियों में भी, आपने नाम तो सुना होगा कि गर्मियों में मूंग उगा रहे हैं, हम गर्मियों में मूंग की खेती कर रहे हैं, एक तो वो हो गया, और खरीफ में लगाते हैं। तो कहने का मतलब है इसके लिए हमारे पास वर्षा व ग्रीष्मकालीन जलवायु उपयुक्त है।
बात करें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए, तो अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा हमारे पास होना चाहिए। समझ गए? आगे बढ़िएगा। मिट्टी का पीएच 6 से लेकर 7.5 हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा वेराइटीज, सीड सिलेक्शन, तो प्रजातियां इंपॉर्टेंट है। देखो पीडीएम 54 है, के 851 है, एमएल 213, टी 44, आईपीएम 23, और अगला देखो ये नाम बड़े प्यारे, सीला, सुनैना, मोहिनी, वर्षा। और यहां से तो क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार देखा होगा एक साथ नाम दे देता है। सीला, सुनैना, वर्षा, मोहिनी किसकी किसमें है? आंसर क्या होगा? मूंग। तो याद रखना, एक बार फिर बोल रहा हूं, सीला, सुनैना, मोहिनी और वर्षा ये किसमें किसकी हो जाएगी? आपके मूंग की किसमें हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है सीड रेट। और सीड रेट की बात करें तो देखिए यार, मूंग के लिए हम 15 से 20 किलो, कितना है? 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर हम बीज लेंगे 1 हेक्टेयर के लिए। याद रखोगे, बीजों उपचार आप राइजोबियम कल्चर से करोगे। 2 ग्राम लेना है 1 किलो बीजों के लिए। इसके अलावा सोविंग टाइम कब करोगे? तो जून टू जुलाई में सोविंग करोगे। डेप्थ कम रखोगे आप, है ना? कितना? 2 से 4 सेंटीमीटर। और याद रखना ग्रीष्मकालीन के लिए डेप्थ आप ज्यादा रखना, वो कॉमन सेंस वाली बात है। इसके अलावा प्लांटिंग डिस्टेंस, अब देखो वैसे ही कर देता हूं, आर इंटू पी कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो 30 इंटू 10 कर देना, क्या कर दोगे? समझे? देखो लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर आप रखो या 45 रखो, और पौधे से पौधा कितनी रखोगे? 10 सेंटीमीटर आप रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहां पे हम किसकी? फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर देखो क्या क्या डालेंगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हम डालेंगे, इसके अलावा जिप्सम। अब इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। जिप्सम, ये जिप्सम, देखो 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 फोकस बोर्ड पे नाइट्रोजन आप लोगे 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस आप लोगे 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है, और जिप्सम आप लोगे कितना? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये आपको याद रखना है, बस ये फर्टिलाइजर का डेटा आप याद रखिए। सिंचाई की बात करें तो 2 से 3 इरिगेशन आपको करनी है। इसके अलावा इंटरकल्चर ऑपरेशन, अगर आपके खरपतवार उगे हुए हैं तो जरूर करें, जैसा कि मैंने बताया। और घास नियंत्रण के लिए 30 दिन पश्चात आप क्या करें? वही जैसा कि मैंने आपको किसके अंदर बताया, बोलो? हाँ, ये देखो 1 किलो फ्लूक्लोरेलिन 100 लीटर पानी में घोलकर बुआई पूर्व छिड़काव करें। मतलब बुआई से पहले आप फ्लूक्लोरेलिन या पेंडेमिथेलिन का आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि खरपतवार उगेंगे ही नहीं हमारे पहले से। उगते हैं तो आप क्या करें? और दवाइयों का स्प्रे करें। इसके अलावा आप इंटरकल्चर ऑपरेशन आप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, डिजीज की बात करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, छाछिया रोग, ठीक है, छाछिया। इसके नियंत्रण के लिए बोलो क्या करोगे? वही गंधक या फिर केराथेन का आप स्प्रे करें, गंधक या केराथीन। पीलिया रोग लगता है एक, याद रखना मूंग का इंपॉर्टेंट है पीलिया रोग, तो इस पे आप गंधक का तेजाब 0.5% फेरस सल्फेट का क्या करे? छिड़काव करे, इससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। एक और आता है वायरस वाला, है ना, दोनों अलग अलग है। पीलिया अलग है, पीलिया में पत्तियां पीली पड़ेगी। एक होता है पित्तसिरा मोजेक। पित्तसिरा मोजेक जो है किससे होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। बात करें इसका वाहक कौन है, तो बाल को इसका वाहक है सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। कौन है? सफेद मक्खी है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? 0.1% मेलाथियान का आपको छिड़काव करना है। देन उपज की बात करें तो उपज होने वाली है कितनी? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको मिलेगी। बोलो किसकी? मूंग की। तो देखिए बाल को, अब तक आप लोगों ने चना पढ़ा, साइसर एरेटिनम आपने पढ़ा, फिर आपने बोलो क्या पढ़ा? विग्ना, विग्ना मुंगो आपने पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? विग्ना रेडिएटा। तो अब तक आप 3 दलहनी फसलें पढ़ चुके हो। कितनी? 3। चलिए आगे वाली फसल की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो आप ले लीजिए, वैसे नोट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली फसल की बात करेंगे। अगली फसल हम लेने वाले हैं जिसका नाम है कल्टीवेशन ऑफ मॉट बीन। मॉट, देखो मॉट का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो आओ देखो, थोड़ा जूम हम इसको कर लेते हैं, आपको और देखने में आसानी होगी। कल्टीवेशन ऑफ मॉट बीन, देखिए फॉर्मेट हमारा वही है। सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन,
देन इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की, सीड रेट की। इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि आप साथ में एक रजिस्टर लेके बैठे, क्योंकि यार इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं, जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ में नोट करें। आजकल पता है क्या चाहिए हमें, हमें पका पकाया चाहिए, बना बनाया चाहिए। अगर पका पकाया चाहिए तो वो परमानेंट याद नहीं रहेगा। हम चाहते ना कि यार हमें तो कोई पीडीएफ सेंड कर दे, डायरेक्ट हम पढ़ लेंगे और हमें याद हो जाएगा। और जब परीक्षा में आप जाते हो ना तो भूल जाते हो, आंसर गलत हो जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? याद रखना, खुद के हाथ से अगर नोट्स बनाओगे ना तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, परमानेंट याद रहेगा। तो हमेशा नोट्स अपने हाथों से बनाए, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो उन नोट्स बनाने में आपकी खुद की बॉडी, आपके हाथ, आपका माइंड, आपकी आंखें, सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन आपके वर्क कर रहे हैं, इसीलिए माइंड को अच्छे से याद रहता है। बट पका पकाया जब आपको मिलता है तो ओनली हमारी आंखें काम करती है, हम देखते हैं उसको नॉर्मली, तो इतना हमें याद नहीं हो पाता है। इसीलिए नोट्स आप खुद बनाए, जैसे जैसे यहाँ लिख रहा है पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर सकते हो। इतना समय आपको मिलता है, वीडियो को पॉज कर सकते हो और नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आओ देखो बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ मॉट बीन, मॉट की खेती। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी में सबसे पहले हमारे पास आता है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो विग्ना एकोंटिफोलिया, क्या होगा? वैज्ञानिक नाम विग्ना एकोंटिफोलिया, याद रखना है। इससे पहले चने का साइसर एरेटिनम, साइसर काबुलियम, उड़द का बोलो विग्ना मूंगो, मूंग का बोलो विग्ना रेडिएटा, देन मॉट का बोलो विग्ना बोलो अकोंटिफोलिया। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। परिवार आंख बंद करके बोलो लेग्यूमिनेसी, क्योंकि सभी दलहनी फसलों का परिवार क्या है? लेग्यूमिनेसी। और ओरिजिन क्या है इसका? भारत, इंडिया, अपनों देश से इसका मूल स्थान है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22। ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन, 1 मिनट नहीं लगा हमें याद करने में। आप बिना देखे बार बार रजिस्टर में लिखोगे, रफ रजिस्टर में लिखोगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पोड, है ना। इसके फल को क्या बोलते हैं? पोड बोलते हैं, फली बोलते हैं। प्रोटीन कितना होता है? 18 से 22%। बस यहीं पे क्वेश्चन बन गया। कैसे? देखो उड़द, उड़द में 24%, मूंग, और मूंग में कितना है बोलो? 25%। देन हम बात किसकी कर रहे हैं? मोठ की बात कर रहे हैं, और मोठ में कितना है? 18 से 22%। तो कम हो गया ना मामला। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आता है, कब सब में हम 25-24 लगा के आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। मोठ में कम होता है 18 से 22, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जलवायु, तो जलवायु गर्म और अर्धशुष्क जलवायु चाहिए। सॉइल की बात करें तो अच्छी जल निकास वाली बलुई मिट्टी हमें चाहिए, ठीक है, खेती के लिए। और पीएच कितना? 6 से 7 पीएच हमें चाहिए इसकी खेती के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वेराइटीज एंड सीड सिलेक्शन। देखो ये जो बोर्ड पे वेराइटीज लिखी हुई है ना, आप खुद ही देख लो, अगर आपने पहले तैयारी की है ना तो इनमें कुछ नाम ऐसे दिखेंगे आपको जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना, पहले भी कई बार पेपर में आपके आए हुए हैं। चलिए फटाफट ध्यान दीजिए, है ना, समझिए। देखो वेराइटीज की अगर हम बात करें, वेराइटीज की बात करें तो RMO 40 पहले क्वेश्चन आया हुआ है, मॉट की किस्में। इसके अलावा RMO 257 मॉट की किस्में, RMO 225 मॉट की किस्में, RMO 1201 मॉट की किस्में। तो जहां आपको RMO दिख जाए समझ जाना वो किसकी वेराइटीज है? मॉट की है। फिर अगला इंपॉर्टेंट आता है कि सर बीज दर कितनी लेंगे? बीज दर कितनी लेंगे? तो बीज दर हम लेंगे 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। कितनी लेंगे? 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज दर लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बात करेंगे सोविंग टाइम, बीज बोने का समय। तो जून जुलाई में, कब? जून जुलाई में आपको 15 जून से 15 जुलाई सोविंग टाइम है। डिस्टेंस कितना? तो डिस्टेंस हमारे पास वही होगा, कितना आप चाहो तो आप ऐसे लिख लो, क्योंकि पेपर में इस फॉर्मेट में पूछा जाता है। R इंटू पी, तो कितना? 30 गुणा 10 आपको याद रखना है, मतलब रो टू रो 30, और इसके अलावा आपको प्लांट से प्लांट कितना बोलो? 10 आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारे पास आता है 5वें नंबर पे। कौन सा आता है? देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर, मैन्योर एंड वीड कंट्रोल एंड पेस्ट मैनेजमेंट। ध्यान देना, मैन्योर की बात करें तो वही आप 10 टन FIM डालोगे, बट यहां NPK इंपॉर्टेंट है।
NP ओनली। नाइट्रोजन 10 किलो और फॉस्फोरस आप कितना डालोगे 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना है। इसके अलावा वीड कंट्रोल की बात करें तो बुआई से पहले फ्लूक्लोरेलिन 1000 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना है। देखो दलहनी फसलें एक साथ पड़ने का क्या फायदा है, आप लोग समझ पा रहे हो कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं ना उनमें वीड कंट्रोल के लिए या तो पेंडेमिथेलिन या फ्लूक्लोरेलिन हम काम में ले रहे हैं। तो याद रखना कई बार पेपर में आता है कि दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या काम में लेते हैं, तो याद रखना पेंडेमिथेलिन और फ्लूक्लोरेलिन। इसको 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में स्प्रे करना है। ये डोज है नॉर्मल। अगर आप भी खेती बाड़ी से संबंधित मतलब अगर आप एग्रीकल्चर परिवार से बिलोंग करते हो, फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। और ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैं चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आप देखोगे खेती बाड़ी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो प्रैक्टिकल वीडियोस मिलेंगे। मैं खुद स्प्रे करके बताता हूं, डोज बताता हूं, कैसे करना है, प्रोसीजर बताता हूं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ेंगे। पेस्ट, तो देखो इसमें रोग नियंत्रण जो है आपका मतलब कीट नियंत्रण वो आपके मूंग की फसल के समान ही है, तो जैसा मूंग में था वैसा ही इसमें है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। यील्ड, उपज की बात करेंगे तो उपज इंपॉर्टेंट है। इसकी जो उपज होती है वो कम होती है। मोट की कितनी होती है, तो ये उपज देखने को मिलेगी 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको देखने को मिलने वाली है। एरिया एंड प्रोडक्शन 2023-24 के अनुसार जो सर्वाधिक है वो आपके राजस्थान होगा, देन आपके गुजरात है, देन आपके क्या है महाराष्ट्र है। तो याद रखना। तो अब तक हमने कितनी फसलें पढ़ी, बोलो 4 फसलें पढ़ी। भाई 4 फसलों में और नहीं ना तो बेसिक तो याद हुआ ही होगा। देखो पहली चना पड़ा साइसर एरेटिनम काबुलियम, उसके बाद उड़द पड़ा, बोलो क्या नाम था विग्ना मूंग, फिर मूंग पड़ा, बोलो क्या नाम था विग्ना रेडिएटा, फिर हमने क्या पढ़ा मोट पढ़ा, बोलो क्या नाम था विग्ना अकाउंटिफोलिया। याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्रॉप की हम बात करते हैं। अगली फसल हमारे पास आती है अरहर। अरहर है ना, तो अरहर भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है। पूरा फोकस बोर्ड पे बनाए रखना तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि अरहर से कई बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अरहर की बात हम कर रहे हैं, वही पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सामान्य जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे अन्य नाम क्या है, तो इसको रेड ग्राम कहा जाता है और इसको तूर की दाल भी कहा जाता है ना, बोलते ना तूर की दाल या रेड ग्राम। ये किसको बोलते हैं, अरहर को बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में पिजन पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिजन पी। समझ गए ना, कबूतर मटर मत बोल देना है ना, पिजन पी याद रखना नॉर्मल। वैज्ञानिक नाम क्या होगा, केजनस केजन। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है जेट में। केजनस केजन। परिवार क्या होगा, फैबेसी लेग्यूमिनेसी। इसके अलावा ओरिजिन क्या होगा, अफ्रीका। क्या होगा, अफ्रीका। इससे पहले इंडिया हमने देखा, चने का अलग हमने देखा साउथ वेस्ट एशिया, उसके बीच की सारी जो दलहनी थी वो इंडिया था। देन हमारे पास पिजन पी का क्या होगा, अफ्रीका होगा। याद रखोगे। आगे बढ़िएगा। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। क्या याद रखना है, 2n बराबर 22 याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में इसके फल को बोलते हैं पोड। क्या बोलेंगे, पोड। प्रोटीन कितना होता है, 20 से 21% होता है। इसके अलावा भी हमने थोड़ी देर पहले मोट देखा, मोट में कितना था 18 से 22 था। उड़द में कितना था, उड़द में 24 था। मूंग में कितना था, 25 था। याद रखोगे। अब देखो इस पर स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। चने के बाद दूसरा स्थान है दलहनी फसलों में, अगर चने के बाद दूसरा स्थान आता है तो किसका आता है, बोलो अरहर का आता है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल, इस पर भी स्टार लगा लेना बाल को। सबसे ज्यादा जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें सर्वाधिक सूखा सहनशील जो फसल है आपके वो कौन सी है, अरहर है, पिजन है ना, पिजन पी है। कहने का मतलब है आपके रेड ग्राम है, तूर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु चाहिए आर्द्र एवं शुष्क गर्म जलवायु चाहिए। कौन सी, आर्द्र एवं शुष्क। देखिए इंपॉर्टेंट है, फोकस बोर्ड पे बनाए रखना, समझते हुए चलना। मैं बात कर रहा हूं किसकी, जलवायु। तो आर्द्र एवं शुष्क जलवायु चाहिए हमें। ठीक है, इसके अलावा बात करें मिट्टी, तो दोमट या चिकनी मिट्टी की आवश्यकता हमें होगी। और सॉइल टाइप के साथ चाहिए, सॉरी सॉइल जो हमारे पास एक मृदा का पीएच ये कितना होगा, 6 से 7 होगा। मृदा कौन सी चाहिए, दोमट व चिकनी चाहिए। जलवायु गर्म व शुष्क जलवायु हमें चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। अगला था वेराइटीज एंड सीड सिलेक्शन। किस्मों की बात करें तो T21, और यहां से पहले जेट में क्वेश्चन आया हुआ है। पूसा 992, पूसा 992
आशा और ICPL 87। इसके अलावा बात करते हैं सीड रेट की। तो देखो सीड रेट लोगे 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सीड रेट है ना, देखो याद करने का तरीका क्या है कि आप जितनी भी दलहनी फसलें मैंने आपको बताई है, इन सब की एक टेबल आप बना ले। क्या बना ले? टेबल, जिसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी ना कि वानस्पतिक नाम, परिवार, इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर, आप वहां सीड रेट और उपज भी आप ऐड करें, ताकि एक ही टेबल में सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? बीज दर। तो बीज दर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर आपको लेनी है। बीजोपचार आपको ट्राइकोडर्मा से करना है। किससे करना है? ट्राइकोडर्मा से। बुआई कब करोगे? तो जून जुलाई, क्या है बुआई का समय आपके 15 जून से 15 जुलाई। और बीजों की गहराई डेप्थ 5 से 6 सेंटीमीटर आपको रखनी है। दूरी, दूरी ज्यादा रखोगे R इंटू P, आप कुछ ऐसे नोट करना 60 गुणा 30। कितना? 60 गुणा 30। कहने का मतलब है रो टू रो, पंक्ति से पंक्ति दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। इसके अलावा प्लांट टू प्लांट कितना? 30 से 45 सेंटीमीटर आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है पेस्ट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। यहां पे आपके डिजीज है ना, रोग। तो देखिए इसमें फल मक्खी लगती है, फली छेदक लगता है, पत्ती लपेटक लगता है। इन कीट के लिए आप जो नियंत्रण है वो क्यूनाल फोस या एंडोसल्फान का छिड़काव करें। किसका? क्यूनाल फोस या एंडोसल्फान का। इसके अलावा उत्पादकता की बात करें तो देखो यार, अरहर है, अरहर से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है प्लस दाल भी प्राप्त होती है। अगर दाने की उपज की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मुझे दाने की उपज मिलेगी। लकड़ी की बात करें, सूखी लकड़ी, तो 50 से 60 क्विंटल मुझे सूखी लकड़ी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी हमने ज्यादा रखा था। याद रहेगा आप लोगों को। बात करें एरिया प्रोडक्शन, क्षेत्र और उत्पादन, 2023-24 के अनुसार यूपी का पहला स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र आता है एंड थर्ड कर्नाटक आता है। कौन आता है? कर्नाटक। तो देखो अब तक आप लोगों ने चना पढ़ा, उड़द पढ़ा, चना, उड़द, मूंग, मोठ, और मोठ के बाद आपने अरहर, 5 दलहनी फसलें आप पढ़ चुके हो। किसी में कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बता देना, अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें समझा दिया जाएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन जरूर करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वाकई में कंटेंट वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो यार लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि जितने आप अधिक से अधिक शेयर करोगे उतने ही जल्दी मैं आपके लिए अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर सारी तिलहनी फसलें लेके आ जाऊंगा। फिर अगली क्लास में सारी दलहनी, अगली में सारे मसाले, सारे आपके केस क्रॉप, इस तरीके से, ताकि हम 2, 5, 10 क्लासों में ही सारा एग्रोनॉमी फिनिश कर लेंगे। बट आपका साथ चाहिए, शेयर करना अधिक से अधिक। ठीक है, तो चलिए अगली क्रॉप की हम बात करने वाले हैं। बोलो अगली क्रॉप का नाम क्या होगा? देखिए अगली फसल हमारे पास आती है काउपी, लोबिया। कौन सी आती है? लोबिया। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ध्यान दीजिए। काउपी की अगर हम बात करें लोबिया की, तो लोबिया भी आपके एक मोस्ट इंपोर्टेंट दलहनी फसल है। लोबिया की खेती, कल्टीवेशन ऑफ लोबिया। देखिए ध्यान दीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉटनिकल नेम विग्ना अंगिकुलाटा। क्या है? विग्ना अंगिकुलाटा इसका साइंटिफिक नेम होगा। परिवार वही आपके लेगुमिनेसी होगा। ओरिजिन आपके क्या होगा? अफ्रीका होगा। तो आप लोगों ने जाना कि सर मोठ एंड काउपी, इन दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या है? अफ्रीका है। और चने को छोड़ के बाकी फसलों का ओरिजिन क्या है? इंडिया है। और चने का क्या है? साउथ वेस्ट एशिया है। तो इस तरीके से याद रखोगे ना तो पक्का याद हो जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन में फ्रूट को बोलते हैं पॉड, मतलब फली, और प्रोटीन कितना? 23%। अब स्टार लगाना दोनों पॉइंट। देखो इसको चंवला, काउपी और वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। स्टार लगा लेना। इसे चंवला बोलते हैं, इसे काउपी बोलते हैं, और वेजिटेबल मीट के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसको दलहन और हरी खाद दोनों के लिए उगाया जाता है। हरी खाद जानते हो ना कि दलहनी फसलों को फूल आने की अवस्था पर, मतलब बीज नहीं बनने चाहिए,
उसके पहले ही काट के खेत में मिला दिया जाता है। इसी को आपके ग्रीन मैन्योर, हरी खाद बोलते हैं। तो हरी खाद के लिए जितनी भी लेग्यूम फसलें हैं इन सब का आप प्रयोग कर सकते हो। वैसे हरी खाद के लिए सबसे बढ़िया जो फसल है वो आपके हैं डेचा, ठीक है ना, तो याद रखोगे सनई, डेचा। इसके अलावा ये लोबिया हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्लाइमेट, जलवायु कैसी चाहिए, तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु की जलवायु इसके लिए सुटेबल है। मिट्टी कौन सी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा इसके लिए चाहिए। मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, 6 से लेकर 7.5 होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, बात करें वेराइटीज और सीड सिलेक्शन, तो पूसा पालुंगिनी, ठीक है। इसके अलावा पूसा कोमल, और ये T9 हटा देना भाई यहां से, पूसा कोमल और VC 621-19, ये आपके किसकी किस्में हैं बोलो, काउपी की है। सीड रेट, बीज दर की अगर हम बात करें, बीज दर, तो बीज दर हम कितनी लेंगे, 15 से 20 किलो, 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर हम बीज दर लेने वाले हैं। बीजोपचार थायरम कैप्टान फंगीसाइड से आप करेंगे। इसके अलावा थायरम कैप्टान से करने के बाद आपको राइजोबियम कल्चर भी करना है 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, सॉरी 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से। इसके अलावा बोने का समय क्या है, तो जून जुलाई आपके हैं। डेप्थ कितनी रखोगे बीजों की, 3 से 5 सेंटीमीटर आप गहराई रखोगे। और अगर हम बात करें रो टू रो तो 45 से 60 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट तो 20 से 30 सेंटीमीटर। अगर इस फॉर्मेट में लिखना है R/P में तो आप लिख सकते हो 45x20, ठीक है। बट ये आपके इस तरीके से भी लिखने में आ सकता है 45 से 60 इंटू 20 से 30 सेंटीमीटर, ये हमें डिस्टेंस रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खाद व उर्वरक। तो उर्वरक की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको डालना है। क्या डालना है, नाइट्रोजन फास्फोरस आपको डालना है। नाइट्रोजन आप डालोगे 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस आप डालोगे 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर आपको डालना है। इसके अलावा इरिगेशन सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई आपको करनी है, मतलब वृद्धि के दौरान। इसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशन, तो आप इंटरकल्चर ऑपरेशन वही निराई गुड़ाई करोगे खरपतवार को हटाने के लिए। इसके अलावा मोट के अनुसार, जैसा कि मोट में हमने देखा फ्लूक्लोराइलिन का छिड़काव हमें करना है। और इसमें एक कीट है इसका इंपोर्टेंट मोइला, मोइला के नियंत्रण के लिए आपको मेलाथियान का स्प्रे करना है। किसका स्प्रे करना है बाल को, मेलाथियान का आपको स्प्रे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिजीज के लिए। तो डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आपको 2.5 किलोग्राम गंधक या फिर केराथेन 1 लीटर का छिड़काव आपको करना है। समझ गए, गंधक या केराथीन आप काम में ले सकते हो पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए। आगे बढ़ेंगे, हार्वेस्टिंग, तो बुआई के 60 से 90 दिनों बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अब उपज, उपज पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर वर्षाकालीन है तो 5 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको प्राप्त होगी। खरीफ में 8 से 10 क्विंटल है ना, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन करना भाई, यहाँ है ये आपके ग्रीष्मकालीन 5 से 8 क्विंटल, खरीफ में 8 से 10 क्विंटल। और हरा चारा आपको प्राप्त होगा 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एरिया की बात करें तो कर्नाटक का पहला स्थान है, इसके अलावा दूसरा महाराष्ट्र का है, और तीसरे नंबर पे आपनो राजस्थान आता है। उम्मीद करता हूं आपको काउपी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम हमारी लास्ट क्रॉप के बारे में, और लास्ट कल्टीवेशन ऑफ पी, पाइसम सेटाइवम। ये मेंडल, जब आपने क्लास 10th में मेंडल पढ़ा होगा, ठीक है ना, मतलब आनुवांशिकता जेनेटिक्स, उस समय आपने मटर के बारे में पढ़ा होगा। बट यहाँ थोड़ा अलग पढ़ेंगे हम, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वही हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में सामान्य जानकारी, पहला कॉलम देखो। बात करेंगे इसके अन्य नाम, तो अन्य नाम है गार्डन पी, ठीक है, ग्रीन पी और स्वीट पी के नाम से हम इसे जानते हैं। बॉटनिकल नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका पाइशम सेटाइवम। क्या नाम है, पाइशम सेटाइवम, परिवार फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ रहे हैं यार, याद हो गया होगा। ओरिजिन क्या है, इंडिया है, ठीक है, भारत। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 आपको याद रखना है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, जलवायु और मिट्टी, तो देखो इसके लिए आपके शुष्क और ठंडी जलवायु चाहिए, आप लिख लेना यहाँ पे शुष्क, शुष्क एवं ठंडी जलवायु। इसके अलावा जर्मिनेशन के लिए 5 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान,
वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, और मृदा की बात करें तो अच्छी बलुई और बलुई रेतीली मृदा की आवश्यकता हमें होने वाली है। और सॉइल पीएच कितना होगा, 6 से 7.5 आपका पीएच होना चाहिए मिट्टी का। इसके अलावा अगर हम बात करें वेराइटीज किसमें, तो देखो शॉर्ट ड्यूरेशन अर्ली एक्सप्रेस है और पूसा प्रगति है। मीडियम की अगर हम बात करें तो पूसा हरित है और पूसा अर्ली ड्वार्फ है। और लेट ड्यूरेशन वेराइटी की अगर हम बात करें, मतलब पछेती के लिए जो लंबी अवधि वाली है, तो पूसा रचना और पूसा पद्मिनी, ये वेराइटी आपको याद रखनी है। बीज दर पे स्टार लगा लेना, मटर में कितना 75 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर हम सीड लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। बीजोपचार करें राइजोबियम कल्चर एंड फंगिसाइड के लिए थायरम और केप्टान 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हो। आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए सोविंग, तो देखिए रबी सीजन की अगर मैं बात करूं तो रबी सीजन की बुआई करोगे सितंबर टू अक्टूबर में। इसके अलावा स्प्रिंग गर्मियों में, बसंत ऋतु में तो जनवरी से फरवरी में। भाई मटर आप लोग उगाते हो ना, हाँ ठीक है, मटर इंपोर्टेंट क्रॉप है आपके एक। इसके अलावा गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई आपको रखनी है। डिस्टेंस आपको कितना रखना है, रो टू रो 30 से 45 सेंटीमीटर, लाइन टू लाइन 10 से 15। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। आगे ध्यान दीजिए सिंचाई, देखिए अर्ली ग्रोथ पर आपको सिंचाई करनी है। लाइट इरिगेशन मतलब प्रारंभिक वृद्धि चरण में हल्की सिंचाई आप करें। क्रिटिकल स्टेज ड्यूरिंग फ्लावरिंग है ना, फूल आते समय और फलियां बनते समय, ये इसकी क्या है, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। और अवॉइड वाटर लॉगिंग, कहने का मतलब है जल भराव को रोकना है। अगर जल भरेगा तो फसल आपकी गल जाएगी, तो इससे फसल को आपको बचाना है। आगे ध्यान दीजिए। इंटरकल्चर ऑपरेशन मतलब आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा फर्स्ट 20 से 25 दिनों में बीज बुआई के, और दूसरा आपको 35 से 40 दिनों में करना है। वीड नियंत्रण के लिए है ना, खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री इमरजेंस पेंडामिथेलिन 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर काम में ले। पोस्ट इमरजेंस मेट्रीब्यूजिन 0.5 से 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में ले, या फिर हाथ से उखाड़ कर भी आप खरपतवारों को हटा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो देखो एफिड और पी विविल आता है इसके अंदर। एफिड के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड या फिर डाइमेटोएट आप काम में ले सकते हो। 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करवाना है। पी विविल के लिए साइपरमेथिन और एंडोसल्फान का स्प्रे आपको करवाना है। डिजीज के लिए पाउडरी मिल्ड्यू कॉमन डिजीज है, तो इसके लिए सल्फर या फंगीसाइड का स्प्रे आप लोगों को करवाना है। पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर या फंगीसाइड आप याद रखना। इसके अलावा हार्वेस्टिंग, तो मॉइस्चर कंटेंट जब 15 से 20% हो। हार्वेस्टिंग टाइम, तो पोड आर फुली मेच्योर, जब फलियां अच्छे तरीके से परिपक्व हो जाए तब आप लोगों को हार्वेस्ट करना है। अगर मैं बात करूं यहां पर उपज की, तो इरिगेटेड एरिया सिंचित क्षेत्रों के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉन इरिगेटेड एरिया असिंचित क्षेत्र के लिए, तो असिंचित क्षेत्रों में कम उपज होगी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। देखो जितनी भी फसलें हैं इनमें क्या क्या याद रखना है ये भी बताऊंगा, अभी कंटिन्यू करते हैं। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो उत्पादन में हमारे भारत में सबसे पहला स्थान है यूपी का, दूसरा हिमाचल प्रदेश का, तीसरा पंजाब का, फोर्थ हरियाणा और फिफ्थ मध्य प्रदेश आता है। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चाइना का पहला स्थान है, फिर दूसरे स्थान पे भारत आता है, तीसरा रसिया एंड फोर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, फल है इसका पोड बनता है, प्रोटीन कंटेंट कितना है 20 से 25% है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके जो ये फसलें थी दलहनी फसलें, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी भी फसल में आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दलहनी फसलें आपने पढ़ी है, क्या क्या याद रखना है ये बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी फसलों का बोटनिकल नाम आपको याद होना चाहिए। परिवार कॉमन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। ऑरिजिन आपको याद होना चाहिए सबका। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर सबका आपको याद होना चाहिए। 3 पॉइंट तो आपके ये हो गए। इसके अलावा आपको सीड रेट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सीड रेट। इसके अलावा वेराइटीज आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बोलो वेराइटीज के अलावा आपको किसमें हमारी हो गई है वीड,
वीड कंट्रोल में दवाई आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको इसकी यील्ड याद होना चाहिए एंड इसका एरिया प्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए। अधिकतर अगर आप पिछला डेटा उठा के देखोगे पिछले कुछ सालों का, तो परीक्षाओं में सिर्फ इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति अति मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो दोस्तों, ऐसी बात है, अगर आप लोगों को सारी की सारी दलहनी फसलें अच्छे से समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और जल्दी से जल्दी जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि जितने ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ही जल्दी अगली क्लास लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम सारी की सारी तिलहनी फसलें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सारी की सारी अनाज हम लेने वाले हैं, मसाले लेने वाले हैं, फल लेने वाले हैं, सब्जियां लेने वाले हैं, औषधियां लेने वाले हैं, फूल हम लेने वाले हैं। इससे आपके सारी की सारी फसलें अच्छे से कवर हो जाएगी। और ये ऐसे टॉपिक है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, एक और बात, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, प्लस इस पीडीएफ के साथ में आपको क्रॉप वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे बनता है, और नोट्स ये हमें कहाँ मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाले हैं कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर। जिन्होंने अब तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहां पर ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया है समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।